पढ़ गया हो क्या? क्वेश्चन नंबर 61 कैसे होगा बोल? अरे बोलना पड़ेगा, बोलो। सर कभी जीवन में देखे नहीं हम ये सब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या होगा, देख इधर एक सबको ये कौन सा लेंस है बोलो सब, बोले कौन सा लेंस है, बोले सब कौन सा लेंस है? सही किया क्या? अच्छा कौन सा लेंस है बोलो, देखें ये वाला। दुबे बोल। एक बोला तेरे को वेव इधर से आया है, एक इधर से वेव आया, ये कौन सा लेंस है? अरे कॉन्वेक्स नहीं है और नो, अरे प्लानो कॉन्वेक्स है ना। कौन सा है ये? प्लानो कॉन्वेक्स है। ये हो सकता है प्लानो कन्वेक्स है, लेकिन ये प्लानो कन्वेक्स की तरह काम नहीं करेगा। देख लिए प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरह काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा इधर सिल्वरिंग किया हुआ है कि नहीं? तो तुम्हें क्या बोला है? बोला है ये जो सिस्टम है, इधर सुना ध्यान से। हाँ ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, ये जो सेटअप है, इसका फोकल लेंथ कितना बोला गया? F1 मान ले 28 सेंटीमीटर, देख क्वेश्चन में बोला होगा। अरे है कि नहीं है? ये दूसरा सेटअप का फोकल लेंथ कितना बोला गया? F2 का 10 सेंटीमीटर है ना। तू ध्यान से देख इसका फोकल लेंथ को कैसे लिखा जाएगा। मैं लिख रहा हूं, तुम लोग यस और नो बोलना। देखो सर इसका फोकल लेंथ को लिख सकते हैं क्या? 1/f1 इक्वल्स टू, अरे लेंस हो या स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पढ़ाया था ना। डबल लेंस किसे बोलते हैं सर? लेंस बोलते हैं उसी को कि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा जिसमें से एक सरफेस मिनिमम कर्व्ड होगा, लेंस इसी को बोलते हैं। और डबल रिफ्रैक्शन हो जाए तो वही लेंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मैं ही अकेला पढ़ता हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सर आपका हमेशा निकल जाएगा। क्या बात है सर। खैर ये अपना देख इधर इसका फोकल लेंथ कैसे लिखा जाएगा। अरे फॉर्मूला याद है ना, 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा कोई फॉर्मूला था एक फोकल लेंथ का। कौन सा फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला है? ये लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, जिसमें से म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, इसी को वो हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला रेडियस के टर्म्स में बोलते हैं, है ना। और लेंस का एक फॉर्मूला था ना, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तुम्हें समझ आया सर? मैं तो लास्ट 10 ही पढ़ा था, उसके बाद अभी आओ। खैर तो इसको कैसे लिखा जाएगा देख ले इधर। बोला ये ग्लास से बनाया म्यू, बाहर में एयर मीडियम मान ले, कुछ बोला नहीं है तो एयर मान लो। क्या मान लो? एयर। फटाफट देखे इधर बोर्ड में सब, इधर एयर मान लो। अच्छा अच्छा तो इसका फोकल लेंथ फोकस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, इधर देख ये वाला ये वेव जब इधर आ रहा है, इसको ओरिजिन मान लो। मान लीजिए सरफेस का ओरिजिन है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? इसका रेडियस पॉजिटिव नेगेटिव, इसका रेडियस पॉजिटिव नेगेटिव। अरे वेव भी इधर जा रही है, इसका रेडियस तो इधर पड़ता है ना। सेंटर को मान लो ओरिजिन, अविनाश रो मत, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? रेडियस इसका क्या लिखेंगे? 1/r या माइनस 1/r? 1/r। इसका रेडियस पॉजिटिव है ना। अब बता जब यहां स्ट्राइक करेगा इसका रेडियस क्या है? ये प्लेन सरफेस है कर, इसका रेडियस क्या है? प्लेन सरफेस का रेडियस जरूरत ही नहीं है, ये यहां से सिल्वर किया हुआ है, यहां से स्ट्राइक करके पीछे घूम जाएगा, ये रेडियस का कोई काम ही नहीं है ना। इधर से जब ये स्ट्राइक किया ये वापस घूम गया ना। अरे सिल्वर किया तो स्ट्राइक करके घूम जाएगा ना। तो जब घूम गया ये जब घूम गया वापस इसे सेंटर मानो। अब बताइए स्फीयर का रेडियस प्लस है या माइनस? माइनस। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 1/r1 माइनस 1/r2, तो माइनस ऑफ ऐसे। अरे गलत तो नहीं लिखा? सही है ना। ओके तो यही अपना 1/28 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 2/r। इक्वेशन नंबर 1 दे ले। अरे सही है ना, डरो नहीं। इधर देख इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? इसका फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे? बोल इस सिस्टम का फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे? ये वेव आ रही थी इधर से, ये सीधा घुस गया प्लेन। अरे तुम ध्यान से देखो तो ये सरफेस ग्लास स्लैब की तरह काम करता है, ग्लास स्लैब।
मिरर नहीं है, ये ग्लास स्लैब है। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस है म्यू। अगर इसका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का कोई फोकस होता है क्या? अच्छा, कई लोग अगर पूछ लेता मैं कि ग्लास स्लैब का फोकस बोलो, कई लोग कॉपी पे पलटते। तुम लोग ना ग्लास स्लैब का कोई फोकस नहीं होता भाई, रे सीधा घुस जाएगा। अब सोच, सीधा घुस जाएगा तो कहां टकराएगा? ये सरफेस पे। ये सरफेस कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस? मिरर है ये, लेंस ही नहीं है। कितना बार बोले, कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर का फोकस फोकस कितना हो जाएगा? सिंपल r/2। मिरर में वही होता है ना। अरे फोकस r/2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इधर टकरा गया यहाँ पे और यहाँ से घूमेगा, मतलब टकराएगा सीधा, और सीधा जब टकरा के घूमेगा तो रेडियस क्या लिखा जाएगा? F इक्वल्स टू r/2। ये लिखेंगे ना, तो कैसे लिखा जाएगा? F2 इक्वल्स टू r/2। सिर्फ F2 इक्वल टू r/2 मत लिखो। क्यों बोला बोल तो? क्योंकि सिर्फ F2 इक्वल टू r/2 बोल देता अगर ये स्लैब नहीं होता, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि ये तो स्लैब भी है। हाँ हाँ, मालूम है रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो स्लैब भी है ना। तो इसके चलते एक म्यू का फैक्टर से ये घट जाता है, जो कि ये स्लैब है। बोलो क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे। अब मैं तुम लोग से सिंपल एक बात पूछूंगा, मेरे को सॉल्व करने का जरूरत है क्या? तुम्हें F1 पता होता है 28, F2 पता है कितना था ये 10। अच्छा, तो म्यू का वैल्यू निकल आएगा क्या? रेडियस को, अरे दोनों 2/r से कोट, मतलब ये कर देना। ले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। क्या क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसमें इसमें ऐसे लिख दो ना, r/2 म्यू। अरे समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 1/f2 इक्वल्स टू 2 म्यू बाई आर। बोलो क्लियर? ये जो 2/r है ना, ये 2/r का वैल्यू यहां रख देना, तो क्या ये म्यू के टर्म्स में आ जाएगा? तूने यहां रख दिया, म्यू के टर्म्स में आ गया, और F1 F2 तेरे को पता है, वो म्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? खुद से करोगे, सब कोई खुद से करोगे, इतना टाइम लगेगा तो नहीं चलेगा। दुबे समझा? प्रतीक, अमान समझा? पहले मेरे को ये बताओ, इस सेटअप के लिए मैंने फोकस लिखा, तुम्हें सब कुछ को समझ आया? 1/f1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r, r प्लस q, क्योंकि उस तरफ से नहीं आ रहा था तो सेंटर को ओरिजिन माना, तो वो उस डायरेक्शन में था रेडियस, तो वो प्लस। फॉर्मूला में माइनस होता है इसलिए माइनस लिखा, और जब ये हिट बैक करके वापस गया तो ये रेडियस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखा। ये क्लियर है? ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आता है? थोड़ा सा भी हिचकिचाहट होता है इस फॉर्मूला में, कब? वो भी कब? जब आप म्यू लगा देते हो नीचे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी 1% टेंशन नहीं है, बाकी ये मिरर का काम करता है, तुम्हें भी समझ आता है। F इक्वल्स टू r/2। अरे म्यू इसलिए लगाया, ये तो थोड़ा सा एडिशन है, इसीलिए तो लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करने चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए निकालते ये लोग। म्यू से मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बताओ तुम्हें मैं क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? मैं क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, मैं आपके बताया था, मेरे को याद नहीं। जिस फैक्टर से घट जाए तो घटा ना, उस फैक्टर से आपको फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे म्यू नहीं लिखते तो आप इसे सिंपल मिरर बोल, लेकिन ये मिरर नहीं है भाई, यहाँ पे ये स्लैब है, स्लैब प्लस मिरर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उस फैक्टर से वेव को घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बाई म्यू। बोलो क्लियर है? अब तो ठीक है ना? ओके, फिर से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन ग्रुप में भेजे, मेन ग्रुप में भेजे। 62 62 नंबर, सब कोई तुम लोग लिख लोगे 62 नंबर। आगे देखते क्या बोला। पढ़ लो सब कोई, 62 नंबर पढ़ लो, और तुम लोग भी 62 63 64 अलाइन करके रख लो, मैं तो कहता हूं, है कि नहीं? 62 नंबर, आगे देखते कहां है। ओके, तो ये रहा 62 नंबर। ओ माय गॉड, 62 नंबर बहुत ही ज्यादा ढोल सवाल है ये। 2018 में पूछा गया जेई मेंस, तुम लोग खुद देख लो जेई मेंस में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर falls normally on a slit of width 22 into 10 to the power -5 centimeter.
the angular position of the second minima from the central maximum will be, बताओ कैसे बोला जाएगा, कैसे करेंगे बता। पहले सर डायग्राम करते हैं, पहले डेटा लिखना क्या लिखा जाता है। मेरे को किसी ने पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं, लेकिन हम लोग कैसे पता करें। ये देख यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या, लैम्डा इक्वल टू 550। अरे तुम्हें नैनोमीटर तो समझ आता है, इनटू 10 टू द पावर -9। अच्छा, और स्लिट विड्थ मतलब, अरे स्लिट विड्थ मतलब हाँ स्मॉल डी कैपिटल डी, कौन सा स्मॉल डी। ओके, तो स्मॉल डी दिया हुआ है कितना, 22 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हो क्या क्वेश्चन। एक बात बता मेरे को, एक मिनट, एक बात बता मेरे को, तुम लोग बोलोगे ये कौन सा केस है। मैंने तुम्हें 3 केस पढ़ाया था इंटरफेरेंस का। एक ईमानदारी से जो कभी सॉल्व नहीं होता है, S2P माइनस S1P इक्वल्स टू, एक वो पाइथागोरस थ्योरम वाला, वो मैंने खुद ही सॉल्व नहीं किया कभी। एक दूसरा वाला बताया था जो सिंपल d sin थीटा देखे था, और एक बताया था तीसरा केस जिसमें लैम्डा लेस देन इक्वल टू d, ऐसा कुछ बताया था क्या कभी, है ना, जिसमें मैं बोलता था कि साइन थीटा बराबर tan थीटा। अरे बताया था ना थीटा इज स्मॉल, है ना। ये कौन सा केस है, तुम्हें लैम्डा और डी देख के समझ में आता है, लैम्डा और डी लगभग लगभग सेम है या डी बहुत बड़ा है सर, कौन है रे? लेटर का साइज पे मत जाओ बेटा, इधर 22 इंटू 10 टू द पावर -1, ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है। अरे डी बहुत बड़ा है भाई, 2 जीरो का फर्क है, तुम इसे मीटर भी बना लो ना तो भी ये 7 है। अब देख सर अब कुछ दिखा, ये बहुत बड़ा है भाई, 100 गुना बड़ा है डी, लैम्डा और डी में फर्क है ना। तो ये कौन सा केस है, तो एक थर्ड वाला केस में जाएगा क्या, जिसमें आप हम लोग बोलते हैं कि सब साइन थीटा थीटा स्मॉल, साइन थीटा tan थीटा सब सेम है, dy बाई डी, नहीं उसमें नहीं जाएगा। ये सेकंड वाले केस में जाएगा जिसमें मैं बोलता हूं कि d sin थीटा इक्वल टू पाथ डिफरेंस, कभी सुना ही नहीं है, d sin थीटा पाथ डिफरेंस होता है ना। तो यहां पे तुम्हें क्या, मैक्सिमम के लिए यही लिखते हैं ना प्रतीक, d sin थीटा बराबर n लैम्डा, और मिनिमम के लिए लिख देते होंगे ये d sin थीटा इक्वल टू, बोलो 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 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही लिखते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब सोच सवाल में क्या बोला है, कुछ खास नहीं बोला है सवाल में। सवाल में क्या बोला है, बोला है कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा ये कौन सा मिनिमा है, तो n का जगह पे क्या रख दे 2। तुम लोग मेरे को बोलोगे sin थीटा इक्वल्स टू, अरे 2 लैम्डा बाई लिख सकते हैं ना d, लैम्डा d पता है रख दे, क्या थीटा आ जाएगा, हाँ मिनिमा बोला है क्या, हाँ मिनिमम तो क्या अच्छा मैक्सिमम लिख दिया ना, तो क्या लिखेगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, यही लिखा जाएगा ना। n पे क्या रख देंगे, अरे मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ो, तुम लोग वो आता है ना क्या 2n + 1, एक पहला मिनिमम क्या होता है लैम्डा बाई 2, दूसरा मिनिमम क्या आता है 3 लैम्डा बाई 2, सीधा लिखो ना sin थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2d, क्या बोलते हो यही आएगा ना, हाँ ठीक है ये आएगा। तो 3 इंटू लैम्डा कितना आएगा 550 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर -7, सॉल्व कर सकते हो क्या, एक मिनट, अच्छा एक छोटा सा एरर है, रुक जाए सबको, एक छोटा सा एरर है। क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ बोल दिया है, एंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मिनिमम, सेंट्रल मैक्सिमम पूछा है। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बोला था ना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन याद है, डिफ्रैक्शन में अनइक्वल एनर्जी ट्रांसफर होता है और इंटरफेरेंस में सब कुछ इक्वल होता है ना।
ये नोट करने वाली बात है ही नहीं। नोट करने वाली बात क्या है पता है? नोट करने वाली बात तो ये है, सर आपको पता कैसे चला कि ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का है? एंगुलर पोजीशन पूछा है। हम लोग इंटरफेरेंस जितना बार पढ़े हैं उसमें मैंने कोई भी एंगुलर बिट या एंगुलर पोजीशन का डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन उस दिन जब मैं डिफ्रैक्शन का क्लास ले रहा था, क्या मैं स्प्रेड एंगल पढ़ाया था? स्प्रेड एंगल, अगर तुम्हें याद हो तो एंगुलर स्प्रेड का बात मैं सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन में किया था। समझ में आया कैसे पकड़ना है? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे d sin थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा a sin थीटा। अरे याद है ना, फ्रॉन ओवर डिफ्रैक्शन में a sin थीटा का जिक्र किया था मैं। a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा लिखा जाएगा। क्या मैं ये बोला था कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमम डिफ्रैक्शन का मिनिमम होता है? इंटरफेरेंस का मिनिमम डिफ्रैक्शन का मैक्सिमम होता है, उल्टा उल्टा ऐसा मैं बोला था। और नहीं भी बोला था तो तुम यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया था और तुम लोग को पीडीएफ पढ़ने बोला था। पढ़े हो क्या थोड़ा सा भी? तो सोच, ये क्या मिनिमम है। अब सेकंड मिनिमम क्या लिखा जाए? सेकंड मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए और 2 इंटू 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस पता नहीं कितना था, -9 था ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 टू द पावर -7, यही था ना। इसे थोड़ा सॉल्व करें। सॉल्व करने पे ये यहाँ पे 11 से कटा, ये इससे 5 50 में ये इधर चला गया 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। पता था? हाँ, अच्छा मीटर कैसे? तो 50 बाई 100 कितना आया? हाफ। थीटा इक्वल टू कितना आया? 30 डिग्री। देख तो जरा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा क्या? कभी कभी ऑप्शन में पाई बाई 3 भी हो सकता है। थोड़ा और फील कर सवाल को, समझ आया क्या? थीटा इक्वल टू 30 मैंने निकाल दिया, ऑप्शन सी है, तुम लोग खुश हो गए। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा क्या है? इधर देखिए, एक मिनट एक मिनट, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन बोल देता है ये थीटा किसके साथ है? सेंट्रल मैक्सिमम के साथ सेकंड मिनिमम का बनाया हुआ है क्या? कभी कभी अगर तुम्हें स्प्रेड एंगल पूछ ले तो, कभी कभी विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम पूछ ले तो, ये सब क्या है? डायग्राम देख थोड़ा सा। मान ले ये बोला है कि यहाँ पे एक स्लिट है ना? क्या है स्लिट? सेकंड मैक्सिमम, क्या बोला? सेकंड मिनिमम। मान ले ये फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम, सेंट्रल मैक्सिमम तो यहाँ है ना। तो थीटा कौन सा निकाला तुमने? तुम्हें फील होना चाहिए ये थीटा है जो तुमने निकाला। अगर कभी कोई तुमसे पूछ ले कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम कहां से कहां तक होगा? अगर मान ले सेंट्रल मैक्सिमम तो फर्स्ट मिनिमम और ये फर्स्ट मिनिमम, ये वाला लेंथ होता है ना, तो ये स्ट्रेट एंगल और ये पूरा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। कभी ये भी पूछ सकता था। बात समझ में आ रहा है क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? इस क्वेश्चन में आपको सेकंड मिनिमम के साथ पूछ दिया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कभी आपको ये भी पूछ सकता था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम का पहुंच कहां तक है? सर सेंटर से पहला मिनिमम जहां स्टार्ट होगा उससे पहले तक। सर सेंटर से पहला मिनिमम जहां स्टार्ट होगा उससे पहले तक। अगर आपको ये टोटल एंगल पूछ लिया जाए तो मतलब अगर आपका ये 5/6 निकलता इंटू 2 मारना पड़ता तो वो विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमम आएगा। समझ आ रहा है क्या? बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखें, पढ़ लो सबको एक बार। 63, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ ले सबको एक बार। एक बार पढ़ ले। The particle is oscillating on the x-axis with the amplitude of 2। एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, देख क्या बोला है। बोला यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा प्रतीक एक्स नॉट, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें बोल दिया है कि इनमें से
करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो, बोलो कौन सा होगा। बोलो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में तुम्हें कौन सा लग रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आई मीन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ए और बी तो नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअली एक बात बताए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे को जल्दी निकलना है। बी होगा आंसर। हाँ, तुम लोग सुनो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ बी क्यों होगा। पहले तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ए और बी में ही होने का, ठीक है, लेकिन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा है, बोल रहा है कि इमेज, ए ऑप्शन तुम्हें क्या कहता है, वो बोलता है इमेज एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को साइड रख और इधर ध्यान दे। मान ले तेरे सामने एक प्लेन मिरर है, कैसा मिरर, प्लेन मिरर है, याद है ना इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे करता है, तो तुम्हें नहीं लग रहा इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे करेगा, करेगा कि नहीं। क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट ही करेगा, ये जितना आगे जाएगा ये उतना ही आगे आएगा, यस और नो। और एक बात, जब ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे करेगा तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या आगे पीछे होगा, ये हाइट भी उतना ही होगा ना। अब सोच, यहां पे एक मिरर लगा दिया, कनकेव मिरर। पहली बात, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आगे पीछे करेगा तो ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली इतना ही दूरी पे आगे पीछे नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्यों सर, आपके पास डेटा ही नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, तो साला हमको पता करना पड़ेगा ना कि ये एट सी पे है, एट एफ पे है, बियॉन्ड सी पे, बियॉन्ड एफ पे, किधर है, अपने को कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। तो अब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मिरर में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है उसका पोजीशन पे डिपेंड करता है इसका मूवमेंट कितना आएगा। हो सकता है ना, मैंने पढ़ाया था तुम लोग को याद है, जैसे मान ले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रखो आप, ऑब्जेक्ट चली फोकस से पोल तक, ऐसे बोला था ना, तो इमेज कहां चला जाएगा, वो इंफिनिटी तक चला जाएगा, फोकस से इंफिनिटी तक, है ना। तो सोचो, एक मिरर का फोकस से पोल तक ऑब्जेक्ट चला, कितना कम मूवमेंट है, लेकिन इमेज मूवमेंट वो एकदम इंफिनिटी तक चला गया, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो अपने को पता नहीं ये कहाँ रखा हुआ है, लेकिन मन में एक कंफर्मेशन है, सर ये कहीं पे भी रखा होगा, इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, अगर इक्वल होता तो पीरियोडिक मूवमेंट बोलते, तभी पीरियोडिक मोशन होता ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही चम कर रहा है पक्का, लेकिन ये ऐसे ही चम करेगा, इसका कोई गारंटी। डैम्प्ड ऑसिलेशन याद है, बताया था एक बार, डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसका ग्राफ कैसा होता था, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ऐसा मूवमेंट आ सकता है ना, इसका पीरियोडिकनेस में ऐसा मूवमेंट आ सकता है। बोलो समझ आ रहा है क्या, तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ऑप्शन बी। समझ में आया तो थम्स अप करो ताकि समझ आए मेरे को। आ रहा है क्या समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सीधा, ये कितना नंबर है, 64, 65 करते हैं, आजा। 65 नहीं, 64 65 बाद में करेंगे, आजा। 64 65 तुम लोग भी मार्क कर दो, इसको बाद में करेंगे। 66 देखते हैं, आजा 66 देखते हैं, 66 पढ़ो। 66,
सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वन फेस। अरे बूढ़ा हो गया मैं, ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या? वही तो अपना प्रिज्म का है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री बोला है, तुम इसे कैसे भी कर सकते हो। गलती से भी अगर तुम्हें लाइट नहीं आता तो तुम इसका आंसर फिर भी कर सकते हो, अगर तुमने क्लास 9 पास किया हुआ है तो, है ना। देखो ऐसा मत बोलना, तुम 9 तो पास किया हो ना। ये 30 डिग्री है एंगल ए, है ना। ये अपना वही 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम्हें क्या बोला है? द इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। अच्छा, द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म विल बी। समझ आ रहा है क्या तुम्हें? तुम्हें ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये ऐसा क्या 60 पे, ऐसा ट्र, ऐसा इधर से ट्र, इधर से ट्री। अरे ऐसा कुछ बोला है भाई, ये ईटो मांगा है, निकाल सकते हो क्या यार? मतलब क्वेश्चन देने वालों को भी इतना शर्म आ गया कि वो प्रिज्म का व्यू तक नहीं दिया, उसे भी तुम लोग क्लास मान लोगे 1.5। हमें वही आता है क्या? तो अपना ये अपना R1 R2 क्वेश्चन कहां से पूछा गया? देख वैरायटी, बार बार मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, इट्स नॉट जस्ट जेईई मेंस, कोई भी एंट्रेंस हो, वैरायटी ये लोग पूछ रहा है, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन से लेके प्रिज्म तक, लेकिन क्वेश्चन में इंडिविजुअल टफनेस नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए। हाँ, ग्लास का ही तो होगा प्रिज्म, हाँ प्रिज्म ग्लास का ही होगा, ठीक है ठीक है। मैं इस बात पे ज्यादा बहस नहीं करता हूँ, प्रिज्म किससे बना होगा। तुम लोग इधर देखो, इतना तुम लोग को याद है क्या? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए, इतना। और एक डेविएशन का भी फॉर्मूला लिखा था, गलती से भी अगर तुम्हें याद हो जाए, क्या बात है, I प्लस E माइनस A, ये याद है क्या? बाप रे, तो बहुत अमीर हो तुम लोग, बिना इससे हो जाएगा, मालूम है कैसे? मैं दिखाता हूँ, मेरा बात सुनो। अच्छा नहीं, ये लगेगा, ये लगेगा। अच्छा तुझे ये समझ में आता है, ये 60, तो इसको लिखेंगे कैसे बता तो? कैसे लिखा जाए? हाँ, अरे ये बोला है ना, ऐसे से मान ली ये निकल जाता और ये मान ली पीछे आता, तुझे यही 30 बोला है ना रे, तू ध्यान से देख, वही तो डेविएशन होता है, वही 30 बोला। क्या हो गया? अरे यही डेविएशन है भाई, यही डेविएशन तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है वही डेविएशन है ना। तो सोच, अगर ये एक मिनट इधर देख, ये पूरा 60 है क्या? ये पूरा 60 है क्या? ये पूरा ई है क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर 9 पास किया हो तो ये देख, ये वाला एंगल क्या 60 माइनस R1 है, ये वाला एंगल कितना है रे? तू ध्यान से देख, तो ये वाला एंगल होगा E माइनस R2, गलत तो नहीं बोला? अब सोच, इन दोनों को ऐड करने में 30 आता है क्या? 60 माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इक्वल टू 30। ऐसा कभी थ्योरम पढ़े हो क्या? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन होता है एक्सटीरियर। तुम लोग 9 तो पास किए हो ना? गुड। देखो यहां से, तो वही अपना 60 प्लस ई माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना होता है? अबे ये 30 है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 30। यहां पे रख दे, इधर आएगा 60, देख ई आ रहा होगा 0, है ना। ई कितना आ रहा है? 0। अब मेरे को शक है पांडे तेरे लिए, इधर देख, तो E0 मतलब, अरे E0 मतलब, लगता है E सीधा बराबर नॉर्मल बराबर निकल गया क्या? E0 मतलब,
मेरे को इमर्जेंट रे जो है, अगर नॉर्मल बराबर निकला है तो इमर्जेंट रे इस फेस के साथ कितना एंगल बनाया? ऑप्शन में है तुम्हारे पास 90। ये कौन सा सवाल? अरे यही है ना। हाँ तुम चाहो तो, नहीं सर हम लोग 12 में है, 12 वाला बताइए। और 12 वाला बता देते हैं, 12 वाला भी बता सकते हैं। डेल्टा मतलब है 30, अगर आई मतलब है 60, ई मतलब है पता नहीं, और ये 30। लो यहां से ई निकला 0। ऐसे भी कर सकते हो तुम, इनकेस तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा में 30 बैठा, आई में 60 बैठा, ए में 30 बैठा। देख समझ आया क्या? ऐसे भी कर सकते हम लोग। अरे समझ आया तो रिस्पॉन्स दो यार। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ लो। सब कोई पोलराइजेशन से पूछा गया, पोलराइजेशन पोलराइजेशन पोलराइजेशन। आइए, अरे वो पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला था ना, मेलस लॉ, अगर तुझे याद हो तो आई cos स्क्वायर थीटा। सर कभी जीवन में सुने नहीं। ओके तुम्हारी मर्जी, मेरे को पढ़ाने से मतलब है। शुभ बात नहीं। इधर देखो, पोलराइजेशन में अगर तुझे मेलस लॉ थोड़ा सा याद हो प्रतीक, क्या बोला था मेलस ने? सर मेरे को आपने क्या बोला सबको वही याद। मेलस का क्या बात कर? अरे मेलस ने यही बोला था ना कि अगर मान ले तुम्हें कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, कैसा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट मतलब तुम्हें समझ आता ना, यू 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 कैसे भी किधर से भी आएगा सब। और बोला था कि एक पोलराइजर, शीट पोलराइजर, चश्मा चश्मा, एक पोलराइजर रख देंगे आप, तो कौन से रेस को अलाउ करेगा वो? कौन से रेस को अलाउ करेगा? मतलब पोलराइजर को हमें कैसा रखना है, वो रेस के ऊपर, मतलब अरे ऐसे ही होगा ना। कैसे ड्रॉ करें, कैसे? हाँ ले ऐसे, ये तो मैंने एक ड्रॉ किया ना, ऐसे। देख अगर मैं ऐसे, ऐसे ही होता है ना, तुम्हें फील तो आ रहा है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर आना चाहिए, है ना? इस तरह से जो पास करेगा। मेलस ने बोला था कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला मैं, अगर यहाँ पे आप कोई शीट पोलराइड डालोगे, मैं ये वाला निकलने दूंगा। और एक मिनट, ये वाला निकलने दूंगा ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसने बोला था कि ये पोलराइजर के परपेंडिकुलर पे, ये तो अपना लाइन ऑफ एक्सिस है, मान लो ये अपना लाइन ऑफ एक्सिस, ऐसे ये अपना लाइन ऑफ एक्सिस छेद के पार हो गया ये, और यहां से एक ऐसा करके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के यहां से जो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला वेव, एनर्जी वेव मैं छोड़ दूंगा। मेलस ने बोला, एक्चुअली मेलस को किसी ने बोला, ठीक है? और जितना भी अनपोलराइज है ना, ये तो एक मैंने ड्रॉ किया, ऐसे 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 ऐसे, कितना भी किचन किचन कितना भी जा सकता है, वो सिर्फ एक लाइन को छोड़ेगा। ये मेलस का स्टेटमेंट था। और दूसरा उसने क्या बोला था कि इस दौरान अनपोलराइज्ड लाइट है इधर, और इधर पोलराइज्ड लाइट है। इस दौरान इंटेंसिटी का क्या कहानी होता है? इंटेंसिटी आधा हो जाता है, ऐसा बोला था ना। हाँ फिल्टर, इंटेंसिटी कितना हो जाता है? हाफ। माने मेरा कहना है कि अगर 2y इंटेंसिटी से कोई आया होगा वेव, तो पोलराइजेशन से पार करने के बाद यहाँ पे कितना होगा? आई। कितना होगा? आई। ऐसा मेलस ने बोला था। और उसने क्या बोला था, एक मिनट, और भी एक बात बोला था। ये तो मैंने प्रूव किया था, फील करवाया था पहले मेलस का, उसके बाद मैंने जब प्रूव किया था वो अलग बात है। वो ये बोला था, बात नहीं, कि अगर मान ले यहाँ पे एक पोलराइजर है, सुने बढ़िया, अरे कंसेप्ट ही सुनना है, सवाल तो 2 मिनट में बनेगा, कंसेप्ट सुनते जाओ। हाँ उसने बोला था कि अगर मान ले ऐसे 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 करके ये परपेंडिकुलर वाला ये छोड़ रहा, ठीक है, और फिर मान ले यहाँ पे एक और मैंने शीट पोलराइजर लगा, सुने
सुने बढ़िया से, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक और शीट पोलराइजर जिसका एक्सिस सपोज परपेंडिकुलर से थीटा डिग्री मूव किया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेलास लॉ से हर इजी सवाल हो ही नहीं सकता। मैं बस थ्योरम को 5 मिनट से बक रहा हूं, सवाल 2 मिनट में बनेगा। वो कोई खास बात है ही नहीं, आइटम सवाल है जितना भी मेलास लॉ से आएगा। तुम सवाल देख के बोलोगे सर थ्योरी बताने की जरूरत नहीं। इधर देख, तो ये इधर से मान ले 2i आया, यहाँ पे i हो गया, क्यों? क्योंकि सर परपेंडिकुलर था ना, नॉर्मल था ना। जब मैंने एक और शीट लगाया, अच्छा सोच ये शीट अगर 90 पे रखता तो यहाँ कितना आता, i/2, ठीक है। अब मेलास का क्या करना है, अबे वो तो नॉर्मल रखा तब ना, अगर थीटा रखा तो क्या होगा, तो होगा i cos स्क्वायर थीटा। तुम्हें याद है यही बोला था मैं, i0 cos स्क्वायर थीटा। ये मेलास का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, i0, एकदम रट लो, मेलास लॉ i0 cos स्क्वायर थीटा, मेलास लॉ i0 cos स्क्वायर थीटा, बस, और ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ये मेलास ने बोला था। तो अब सवाल सुने, इसमें सवाल क्या बोला गया, सुन सुन सुन, इसमें सवाल क्या बोला गया, बोला कि ए और बी दो पोलराइजर है। सुने, ए और बी दो पोलराइजर है, और बोला कि इधर से एक आई इंटेंसिटी से वेव आ रहा था, और इसने देखा, मतलब जिसने भी सवाल बनाया उसने देखा कि इमर्जेंट रे, मतलब क्या, दो पोलराइजर से पार होने के बाद तो इमर्जेंट रे जो बाहर निकला ना वो i/2 था। पर्सनल कंक्लूजन तुम ड्रॉ मत करना, तुम ड्रॉ करोगे मेरा गारंटी नहीं सर क्या हुआ होगा। ये आई से घुसा और उसने बोला कि दो फिल्टर मारने के बाद i/2 निकला, ठीक। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ यहां पे तीसरा फिल्टर अगर मैं रख दूं, ऐसा ही कुछ है ना सवाल, देख लेता हूं मैं खुद एक बार सवाल देख लेता हूं। Unpolarized of intensity I incident on a system of two polarizers A followed by B. Intensity of the emergent light is I/2. If the third polarizer is placed between A and B, the intensity of the emergent light is reduced to I/3. Angle of the polarizer between A and theta. अरे बोला कि यहाँ से I घुसता है, इधर से I/2 निकलता है, तो एक थर्ड पोलराइजर यहाँ रख दो जो थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे है। तो बोल रहा है कि इसे यहां रख देता हूं ना, तो इधर मुझे कितना मिलता है, I/3 मिलता है। तो तुम्हें पूछा गया कि बताओ इसका कितना एंगल रहा होगा, कुछ नहीं है। अरे I/3 मिले या कुछ भी मिला, अपने को क्या है, ये तू बताना, ये इंटेंसिटी यहां से पार हुआ, यहां पे कितना मिला होगा, ये तो कोई भी बता सकता है भाई। इस इलाके में अभी ये पोलराइजर को टच नहीं किया, इस इलाके में कितना है, I/2। अरे इस इलाके में I/2 है ना। अब तू बता, ये थर्ड पोलराइजर को थीटा एंगल पे ये पार कर दिया, अब इस इलाके में बता 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 बता। अरे I/2 cos स्क्वायर थीटा, अरे ये तो नो, इस इलाके में। अब फिर इसे पार कर गया तो कितना होगा, I/2 cos स्क्वायर थीटा, ये I/2 cos स्क्वायर थीटा स्थिर, ये I/4 किधर से, पागल हो क्या तुम लोग। अरे भाई साहब, ये तुमने यहाँ पे I/2 cos स्क्वायर थीटा क्यों बोला, क्योंकि सर यहाँ पे जो वेव आया ना, उस वेव का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था ना वो इसके साथ थीटा पे था। तो जब यहां से निकल गया तो यहाँ पे जब वो आया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उस वेव का, वो तो हिल चुका है ना, तभी तो ये यहां से परमिशन मिला आने का। अब वो प्लेन तो इसके साथ फिर थीटा पे है। तुम लोग ना सही में, अबे यहां से थीटा हिला तो निकलने दिया, फिर वो प्लेन भी तो इसके साथ फिर थीटा पे है, तो मतलब I/2 cos, यहां पे क्या आया होगा, I/2 cos स्क्वायर थीटा। अरे यही होना चाहिए ना, लॉजिक तो यही कहता है, मेलस लॉ का। मैंने थोड़ी बोल रहा हूं, मेलस बोला था, मेरे को ऐसे मत देखो। तो हिसाब के मुताबिक I/2 cos थीटा इक्वल टू क्या, I/3। अरे इक्वल टू बाय द क्वेश्चन I/3 ना, तो ये आई कैंसिल, तुम्हें थीटा मांग रहा है, दे दो। तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, पता नहीं क्या है, अच्छा 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/4, ये cos थीटा आएगा, और थीटा क्या आ जाएगा, देख तो ऑप्शन है क्या,
2/3 होल टू द पावर 1/4। अरे होगा ना, कितना भी बकवास सवाल। अरे हमको नहीं पता भाई आंसर क्या है। मैं नहीं, क्यों, वो वाला होगा ना, बी बी। सी किधर से बोल रहे तुम लोग? बी होगा ना, है तो ऑप्शन में। अरे समझ आया क्या? 68 देखते आ जा। टफ है क्या? देख, तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा, क्या पढ़ के जाना है? 68 68। अरे भेजो यार, मेरा मतलब तुम लोग पढ़ो। हाँ 68 68। जल्दी पढ़ो 68। 68 पढ़ लो। गुड। पांडे भेज दिया ग्रुप में। अरे पांडे ग्रुप में मत भेज, मेरे को भेज। हाँ तो ठीक है, पढ़ो सवाल पढ़ो। A convex lens is put 10 centimeter from the light source and it makes a sharp image on the screen 10 centimeter from the lens. Now a glass block of refractive index बहुत ही। अबे पांडे जब ग्रुप में भेज दिया फिर क्यों भेज रहा मेरे को? पढ़ो। ओ यार 69 से भेज बेटा, 69। A convex lens is put 10 centimeter from a light source and it makes a sharp image on the screen। बहुत ही बकवास सवाल है। एक कन्वेक्स लेंस बोला है, और बोला है कि कन्वेक्स लेंस के पीछे एक स्क्रीन रखा हुआ है, और बोला है क्या, कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइट सोर्स। अच्छा, मतलब कोई यहाँ पे लाइट सोर्स होगा। अरे कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका 10 सेंटीमीटर दूरी है, कितना, 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, ये शार्प इमेज बनाता है स्क्रीन पे, मतलब लगता है सीधा बात है इमेज तो इसी स्क्रीन पे है, और वो भी 10 सेंटीमीटर पे है। ओह कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस, ये भी साला एट सी पे होगा तो ये एट सी पे है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 ही है। अरे यही होगा ना, तुम्हें डेटा देख के पता चलना चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पे मतलब लेंस क्या स्क्रीन रखा हुआ है, उसका शार्प इमेज मिल रहा है, तो ये तो सीधा इसका एट सी पे ही है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला, नाउ द ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द लाइट सोर्स। कुछ नहीं, यहाँ पे ग्लास स्लैब डाल दे। आइटम यही तो करेगा। यहाँ पे थिकनेस डाला 1.5 सेंटीमीटर का, और ग्लास स्लैब डाला, व्यू कितना समझ लेते, 1.5 बोला तो बहुत बढ़िया निकल। हाँ बोला बोला। Then to get the sharp image, the screen should be shifted by the distance d. What should be the distance? अरे कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट समझ आ रहा ना? अरे शिफ्ट पता है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार में बोला, शिफ्ट का फॉर्मूला था डी ब्रैकेट में 1 - 1 /u। यही होता है ना? ध्यान से देखो तो इसका शिफ्ट एक बार में पता चलेगा, 1.5 ब्रैकेट में 1 - 1/1.5 1/3 2/3 2/3 1/3, ये 3/2 का है यहाँ पे, into 1/3 1/2 0.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। शिफ्ट, ये जो 0.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, ये इधर है कि उधर है? कई लोग टेंशन में आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। अरे शिफ्ट तो इधर है या उधर है, कैसे पता तुम्हें? अवे फ्रॉम द लेंस है, टुवर्ड्स द लेंस है ना? अरे किधर होगा, बताओ 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 बताओ, तुम लोग बताओ। अरे तुम लोग बताओ। ये इधर है ना, इधर सामने, सामने होगा। मैं याद दिलाऊं, मैं तुम लोगों को जब शिफ्ट पढ़ा था तब बताया था कि शिफ्ट पॉजिटिव हो तो जिधर काम की रेस जा रही है उधर ही हिल जाती है, और जिधर काम की रेस नहीं जाती है उधर चली जाए तो शिफ्ट नेगेटिव है। और एक बात, नोटिसेबल पॉइंट्स, राइट साइड, तेरा राइट की मेरा राइट, चुप रहे। मैं बात सुनो, तो मैं क्या बोला था, शिफ्ट इधर होगा, इधर इधर, माने इस तरफ होगा, इस तरफ, उधर नहीं होगा। नोटिसेबल पॉइंट्स ये बोला था कि जिधर काम की रेस जाती है उस तरफ अगर शिफ्ट प्लस हुआ तो उधर ही शिफ्ट मिल जाएगा, और अगर जिधर शिफ्ट हुआ उसका अगेंस्ट में रेस जा रही है तो मतलब वो म्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे नॉर्मली स्टैंडर्ड हम लोग पकड़ते हैं, बाहर में एयर, यहाँ पे ग्लास,
है ना, तो इधर रेयरर डेंसर तो शिफ्ट राइट, अगर यहाँ डेंसर यहाँ रेयरर होता तो शिफ्ट उधर हो जाता। तुम्हें एक डायग्राम भी दिखाया था, वो डायग्राम तुम लोग भूल गए। तुम लोग को फॉर्मूला याद थी, डायग्राम क्या खा के आता था क्या, जो भी है। तो एक मिनट, तो मुद्दा क्या रहा, मुद्दा यही रहा कि वो जो शिफ्ट हुआ 0.5 सेंटीमीटर का, अब लाइट सोर्स कहाँ है, अब लाइट सोर्स कहाँ है, ध्यान से देखो तो अब लाइट सोर्स 9.5 सेंटीमीटर पे है। अरे ये तो बिटवीन सी एंड एफ हो गया ना, अब तो ये हाँ लेफ्ट हो जाता, बिटवीन सी एंड एफ है। अब तू बोल, अब तू यहाँ से बी निकाल सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसका एफ कितना है बता तू जरा, देखे बोल सकता है क्या, अरे 5 एफ 5 है, निकाल। 1/b माइनस 1/9.5, एक मिनट, 1/9.5 माइनस 9.5 भाई, सेंटर को मानो ऑरिजिन, भूल गए तुम लोग, अभी चल जाए, है ना। मुझे पता है कौन कौन जा सकता है। 1/9.5, खैर इसको सॉल्व कर, भी आएगा, जो भी आएगा उससे असल काट के ब्याज, मेरा मतलब है शिफ्ट देख लेते, कितना स्क्रीन को शिफ्ट करना है, देख लो यार, देख लो, खुद करो खुद करो, सब बेकार सवाल है, ये सारा क्लास में पढ़ा हुआ है, शिफ्ट ये वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, पांडे सारा भूल किया, गुड पांडे गुड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बहुत ही शानदार सवाल, आओ। शुभ मना किया बात करने, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आजा, कर सकता है ना, कितना निकला बी, अरे बी कितना निकला, मेरा तो बी निकला, बी इक्वल्स टू 10.55, देख मेरा बी 10.55 निकला, मतलब स्क्रीन को किधर शिफ्ट करना है, 0.55 राइट, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, टुवर्ड्स द लेंस या अवे फ्रॉम द लेंस, ऑप्शन नंबर डी, अवे फ्रॉम द लेंस 0.55, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, यहां पे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मतलब ब्रूस्टर्स लॉ याद है तुम्हें, ब्रूस्टर्स लॉ, कई लोग सुनते हैं कौन कौन लॉ है, कभी पढ़े नहीं है, तो कौन कौन लॉ का नाम ले रहा है, मेलस लॉ, फेलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, अरे ब्रूस्टर्स लॉ याद है तुम्हें, ब्रूस्टर्स लॉ में क्या बोला था, कंसीडर अ टैंक मेड ऑफ ग्लास, सुने ध्यान से, पहले सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो सब कोई, मैं तब तक थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये अपना टैंक है, ये अपना पानी है, ये अपना नॉर्मल है, ये पानी नॉर्मल ही है, नॉर्मल ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है, ब्रूस्टर्स लॉ थोड़ा सुन लेते हैं, 2 मिनट, बोल पाएगा कोई ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है, अरे ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, ब्रूस्टर्स लॉ यही बोलता है ना कि वो पार्शियल पोलराइजेशन होता है, अरे लास्ट वाला वीडियो तो दिखाया था, याद है तुम्हें, कई लोग सोचे सर हम लोग वही देखने के लिए बैठे, आओ, अरे यहाँ से एक अनपोलराइज्ड लाइट आएगा, आई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ पार्शियल पोलराइजेशन होगा, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कुछ इधर चला जाएगा और एक रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ना, ये जो रिफ्लेक्ट होगा ये फुल्ली पोलराइज्ड होगा अलोंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा, याद है बोलिए, और बोला था ब्रूस्टर ने क्या, क्या हर एंगल पे ऐसा होगा, हर एंगल में ऐसा नहीं होगा, तो कौन से एंगल पे होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ लॉ भी साथ साथ, उसने बोला था कि ये तो तभी होगा, अच्छा एक बात बता, ये आई मतलब क्या, ये भी आई, अरे हाँ रिफ्लेक्शन है भाई, तो मैं माना ये आई तो ये आर, उसने क्या बोला था, ब्रूस्टर्स लॉ तभी लागू होता है जब आई प्लस आर इक्वल टू 90, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशंस पे ये प्लेन, ये फुल्ली पोलराइज्ड लाइट निकलता है, ऐसा बोला था ब्रूस्टर्स लॉ, और उसके बाद उसने बोला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, म्यू tan थीटा इक्वल टू म्यू, जो भी है ये थीटा बीटा मान लो, कोई चाप नहीं है, मरो, मतलब ब्रूस्टर्स लॉ समझ में आया ना क्या बोला था, ब्रूस्टर्स लॉ बोला था कि ऐसा अगर कुछ रे फुल्ली पोलराइज्ड और कुछ ये अनपोलराइज्ड तभी होगा जब I प्लस आर इक्वल्स टू 90,
याद है या भूल गया सब? भूल गया सब याद। आओ, हाँ जब 90 हो तो शुरू करो। तो सवाल पढ़ ले। अब देख क्या, मैं मेरे को क्वेश्चन अच्छा इसलिए लगा, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ एंड स्नेल्स लॉ। बहुत अच्छा से मिक्स किया ये लोग। हाँ देख, वही अपना नॉर्मल आई, सो मत, कई लोग सो गए, चिल्ला। खैर, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये ग्लास का जो बॉटम है ना, ये एक मोटा सा ग्लास का परत दिया गया, बोला ये ग्लास का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला? 1.5 बोला। बोलो क्लियर? अच्छा, तो मेरे को ये बात पता चला कि यहाँ से ऐसा करके रिफ्रैक्ट होगा। अच्छा एक बात बताना मेरे को, सुने बढ़िया से, ये यहाँ पे आई ए आर लिख सकता हूँ, और यहां से अगर एक और नॉर्मल टर्म, तुम्हें नहीं लगता ये ऐसे और यहां से कुछ एक ऐसे लौट जाएगा? अच्छा इतना बता दे मेरे को, ये आर है तो क्या ये भी आर? अरे ये आर है तो क्या ये भी आर? बोलो समझ आ रहा है क्या? हाँ हाँ, ये समझ आया क्या? इतना सा खाली बता, बाकी सवाल खत्म है। ये आई, ये आर, ये आर तो ये भी आर, ये आर तो ये भी आर। बोलो समझ आया क्या? अब मेरे को ये बात बता, इस पॉइंट पे तुम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हो क्या? इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो क्या? हाँ, 1 इंटू, अरे बाहर को एयर मीडियम मान लिया है ना, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू, पानी का कुछ दिया है क्या ग्लास का? अच्छा म्यू दिया है क्या? म्यू इंटू साइन आर। अरे गलत तो नहीं लिखा? देख तो जरा, ये स्टेटमेंट समझ आया तुम्हें? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, है कि नहीं? इसको, ये एंगल को R1 मान ले। क्या मान ले? R1। इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा सकता है क्या? उस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा सकता है क्या? हाँ लगा दे। म्यू इंटू साइन आर इक्वल्स टू 1 इंटू साइन R1। अरे गलत तो नहीं बोला? देख जरा, ये स्टेटमेंट तुम्हें लगाने आना चाहिए। अरे 1 इंटू नहीं होगा, ये तो ग्लास है ना, 1.5 इंटू साइन आर। नहीं, ये ग्लास है ना, ग्लास ग्लास, यहाँ ग्लास में घुसा, 1.5 इंटू साइन R1। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, ऐसा कब होगा? मतलब सुने बढ़िया से, ये वाला जो रे है ना, यही रे सबसे इंपॉर्टेंट रे है। यही रे सबसे इंपॉर्टेंट रे है। क्यों? सर ये रे तो निकलेगा ही नहीं। आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, सुने, आपने जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये डायग्राम तो सर तभी सही है जब R प्लस R1 बराबर 90 है। गलत तो नहीं बोला? R प्लस R1 बराबर 90 होगा तभी ये रे निकलेगा, वरना चुपचाप रिफ्रैक्शन करके निकल जाएगा। काहे का? ब्रूस्टर्स लॉ है कि नहीं है? हाँ ठीक है। क्या? अच्छा 1.2, हाँ ठीक है। अरे ये R प्लस R1 90 होगा तभी तो ये कुछ उम्मीद है, वरना तो चुपचाप रिफ्रैक्शन करके निकल जाएगा। और मेरे को तो रिफ्रैक्शन करवाना ही है। क्वेश्चन पढ़े सब कोई? सवाल पढ़े सब कोई? सवाल में क्या बोला है कि कंसीडर अ टैंक मेड अप ऑफ ग्लास of refractive index 1.5 with thick bottom. It is filled with a liquid of refractive index mu. A student finds that irrespective of what the incident angle is, for a beam of light entering the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized. ये लाइन से तुम्हें ब्रूस्टर्स लॉ का फील आना चाहिए। ये लाइन से फील आना चाहिए। The light reflected from the liquid glass surface is never completely polarized. ब्रूस्टर्स लॉ का फील दिला रहा है तुम्हें ये लाइन। For this to happen, what is the minimum value of mu? तुम्हें म्यू का वैल्यू पूछा गया है कि म्यू का कौन सा वैल्यू के लिए होता रहेगा। दो बातें क्लियर हो रही है। पहला बात, इंसिडेंट आई को कुछ भी ले सकते हो, बोला है for irrespective, a student finds that irrespective of what is the incident angle I,
मतलब आई को कुछ भी रखो ये काम करेगा, और ये काम कब करेगा, एक स्पेसिफिक म्यू के लिए काम करेगा, है कि नहीं। ये रिफ्लेक्शन तभी होता रहेगा, पार्शियल पोलराइजेशन जब भी होता जाएगा जब ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई होगा, और ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई होने का मतलब r + r1 = 90। बोलो क्लियर। अब सोच इन दोनों को देखना, इन दोनों को यहां पे देख, ओ म्यू इनटू साइन आई, देख इन दोनों को लिख सकता हूं 1 इनटू साइन आई इक्वल्स टू 1.5 इनटू साइन r1। अरे r1 को लिख सकता हूं क्या 90 माइनस r, अरे r1 को 90 माइनस r मतलब क्या हो जाएगा cos r, अरे यही होगा ना, हाँ ये तो होगा। तो इसको क्या लिखा गया sin i इक्वल्स टू 1.5 इनटू cos r। बोलो क्लियर। हाँ इसे एक इक्वेशन देते हैं। इधर देखें, इधर देखें, अब इन दोनों इक्वेशंस को लिंक कर सकते हैं क्या, देख तो जरा, म्यू इनटू साइन r इक्वल्स टू 1.5 इनटू cos r, यही है ना। तो tan थीटा क्या मिला मेरे को यहाँ पे, tan r क्या मिला, देख 1.5 बाई म्यू, यही मिला ना। अच्छा यहां से तुम लोग साइन आई निकाल सकते हो क्या, साइन r, अगर tan r तुम्हें मिला तो यहाँ से साइन r निकाल सकते हो क्या, इधर जगह है, हाँ हाँ हो जाएगा जगह है। तो साइन r इक्वल्स टू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो 1.5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, पता नहीं क्या लिखा है, हाँ 1.5 का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। देख तो साइन r लिख सकते हैं कैसा, इसको अच्छे से देख और इसको अच्छे से देख, तो तुझे पता चलेगा। इससे भी हम लोग लिख सकते हैं साइन r इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, लिख सकते हैं क्या, साइन r इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। अब सोच इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, ऐसे 1.5 बाई रूट अंडर 1.5 का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, स्क्वायरिंग कर दे थोड़ा 2.25 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आएगा 2.25 प्लस म्यू स्क्वायर, इधर आएगा 1.25 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2.25। तो म्यू बराबर क्या आएगा, देख शायद 225 बाई 125 डिवाइड हो जाएगा क्या 5 बाई नहीं 9 बाई 5, कितना आएगा, देख म्यू कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर आया ना, तो म्यू कितना आएगा 3 बाई रूट 5, है क्या ऑप्शन। थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग का जेईई मेंस का पैटर्न में, आई मीन जेईई मेंस का जो टाइम पीरियड रहता है उस हिसाब से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि दो स्नेल्स लॉ और एक ब्रिक्स्टर्स लॉ को कंबाइन करके बनाया है। अच्छा सवाल। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन कराना है। नेक्स्ट, अरे समझ में आया क्या सबको, ये थोड़ा सा टफ कहूंगा मैं थोड़ा सा टफ बोलूंगा, थोड़ा सा टफ डोमेन सब, पर ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आया। ओके क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 70, फिर अपना वाईडीएसी का सेटअप दिया, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लो। In a young double slit experiment, the slits are placed 0.32 mm apart. The light of the wavelength
500 mm पढ़ ले सवाल। पढ़ लो सब पढ़ लो। ये देख मैं तुझसे पहले बोल रहा था तुझ लोग को कि देख थीटा दे सकता है एंगुलर विड्थ -30 डिग्री से +30 डिग्री देख दिया हुआ है। कौन सा ईयर 2019 जेई मेंस देख एकदम डिट्टो जो बोला था लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁹ मीटर लैम्डा दिया हुआ है। तुम लोग क्वेश्चन देख के समझ सकते हो क्या लैम्डा दिया हुआ है। गुड सो d इक्वल्स टू 0.32 mm। अच्छा mm कौन सा केस होगा ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला कौन सा केस होगा। अरे लैम्डा लेस देन इक्वल टू डी है ना। बोल बोल कौन सा केस होगा बता देखे डी बहुत बड़ा है या लैम्डा बहुत बड़ा है। कौन सा केस है फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला। फर्स्ट वाला क्यों पूछते हैं सर आप पढ़ाते तो है नहीं। अरे ठीक है सेकंड वाला थर्ड वाला मतलब डी साइन थीटा लगाएंगे या फिर सीधा वो थीटा इज वेरी स्मॉल करके पास कर देंगे। कौन सा। अच्छा तुम्हें थोड़ा सा फील भी करा दो सवाल में क्या पूछा है। बाकी देखो एक्चुअली क्या है ना सेकंड वाला थर्ड वाला ऐसे बोल बोल के पढ़ाते जब स्टूडेंट्स लोग बिगिनर होते हैं। अभी तुम लोग प्रो बन गए हो ठीक है। तो इधर देखो थोड़ा सा बोला है कि एक लाइट है जो वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ बोल दिया इट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द एंगुलर रेंज। मतलब यहाँ कोई दो स्लिट होगा प्रतीक यहाँ पे एक स्लिट होगा यहाँ पे एक स्लिट होगा है कि नहीं। और फिर तुम्हें बोला गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से यहाँ पे सेंटर मैक्सिमम सीएम बनाता है। फिर यहाँ ये वो ये ऐसे मान लेगा इधर से 30 डिग्री ठीक है यहाँ से अरे होता है ना यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से ये जो है ये 30 डिग्री ऐसे सोच सकते हो ना। तो तुम्हें बोला है कि इस रेंज के बीच में कितने फ्रिंजेस है। फ्रिंज ये क्या है अरे बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी याद है फ्रिंज विड्थ वो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है ना। तो तुम्हें कितना तो फ्रिंज है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन से ही तुम्हें पता चल गया थीटा इज वेरी स्मॉल। भाई साहब ऑप्शन देखो 640 320 फ्रिंज। ऑप्शन देखो इंसान बनो थोड़ा 320 तो फ्रिंज मतलब थीटा बहुत पतला बहुत मोटा। सर काहे का पतला मोटा पे तो समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप। ये हुआ ना कमेंट यही कमेंट होना चाहिए। ऐसे तो मेरे को पूरा पढ़ा देना चाहिए। अब सबका कमेंट आ जाएगा हाँ सर हाँ क्या है। तो ये अपना फिर भी हम लोग अच्छा सुने बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं d sin थीटा बराबर n लैम्डा। क्यों अरे ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं पहले बता मेरे को। ऐसा लिख सकता हूं मैं क्यों लिख सकता भाई। अरे मेरे को तो फ्रिंज विड्थ निकालना था ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूं प्लान ये है साक्षी एक काम करते हैं ना इधर से मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मान ले जितना तो मैक्सिमम आएगा उतना तो ही मिनिमम होगा है कि नहीं इन और +1 क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम भी है। कई लोग सोच रहे अच्छा ये वो सवाल है ठीक है। तो यहाँ से अपना मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या लिखा जाएगा n वैल्यू लिखा जाएगा d मतलब 0.32 mm है क्या। अच्छा इंटू 10⁻³ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मालूम है क्या अपने को। अच्छा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिवाइडेड बाय लैम्डा 500 इंटू 10⁻⁹। कर सकते हैं क्या n निकलेगा क्या निकलेगा n किस चीज का n निकलेगा नंबर ऑफ मैक्सिमम कहां का
सिर्फ ऊपर का, नीचे का या पूरा? सिर्फ ऊपर का, क्योंकि थीटा आपने 30 मारा है, मतलब ऊपर का नंबर ऑफ मैक्सिमम निकलेगा, उसमें से अपना वेट बढ़ जाएगा क्या? नहीं, निकालो, n का वैल्यू निकालो तुम लोग, कितना? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर पूछा है तो मैक्सिमम पूछा है ना, तो उसीलिए ये वाला लिखा। तुम्हें ये तो पता है ना कि ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम, डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमम, तो ऊपर का 30 डिग्री का ब्राइट फ्रिंज निकाल दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द अच्छा इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। गलत तो नहीं बोला? अच्छा, तो यहाँ से ये 1000 हो गया, ये कट गया, ये चढ़ गया, 320। देख मेरा 320 निकला अमन, ये ऊपर का 320 निकला, नीचे का कितना आएगा? 320, तो टोटल 640, लेकिन आंसर हो जाएगा 641। सेंट्रल मैक्सिमम को भी तो लेना है, बोलो क्लियर, सेंट्रल मैक्सिमम को भी लेना है, तो टोटल आंसर कितना है? 641। अरे आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 71, हाँ 320 जो निकला ना सेटी, वो ऊपर का निकला, क्योंकि -30 से भी नीचे से भी लाना है ना, नीचे से भी लाना है, तो वो नीचे का एंगल का भी 320 पकड़, तो कुल मिलाकर 640 और सेंटर मैक्सिमम भी लेना था एक, तो वो, तो 641 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, बाप रे बाप, बहुत ही वैरायटी जेईई मेंस द्वारा। देखो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात नोटिस करो तुम लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2019 में ही पूछे गए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तुम लोग का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मालूम? 2018 से मैं डिस्कस करना स्टार्ट किया हूं, 2020 तक जनवरी तक डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स से सब के सब क्वेश्चन 2018 और 19 के बीच पूछे जा चुके हैं। सोच वैरायटी देख, कहां से क्या पूछ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल टफनेस है क्या क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे इंडिविजुअल टफनेस नहीं है। 71 नंबर देख कहां से पूछा है, 71 नंबर क्वेश्चन जो पूछा वो तुम लोग का दिमाग घूम जाएगा। याद है बताया था एक बार, प्लेन मिरर्स आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे बोला 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड सच दैट, क्या तुम लोग क्लास 7 पास हो? तो ये सवाल हो जाएगा तुम लोगों से, कई लोग खुश हो गए। अच्छा, 2 plane mirrors are inclined such that the the ray of light incident on the first mirror, इसको M1 पकड़ ले, ऐसा बोला था ना, M1 M2 पकड़ते हैं दोनों मिरर को, इसको M1 इसको M2 पकड़, such that the ray of light incident on the first mirror and parallel to the second mirror M2, मतलब यहां से एक ऐसा इंसिडेंट होगा, इधर देखो सबको एक फिगर, यहां से इंसिडेंट होगा और ये M2 से पैरेलल होगा, और फिर बोला and finally gets reflected from the second mirror parallel to the first mirror, मतलब यहां से ऐसे करके इधर तक क्या आएगा, और रिफ्लेक्ट जब होगा तब इससे पैरेलल पे जाएगा, ऐसे ऐसे ही होगा ना कुछ। अबे ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम बनाने बोला है स्टाइल में। खैर जो भी अपना ज्यादा नहीं बोलेंगे, देख इधर देख, इसको थीटा मान सकते हैं क्या? सोच, इसको थीटा मान सकते हैं क्या? अरे ये थीटा तो ये भी थीटा क्या? अरे पैरेलल बोला है भाई, आज 7 में पढ़ाते हैं ना ट्रांसवर्स, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को ये समझ में आता है क्या 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 क्या, हाँ ये थीटा तो क्या ये भी थीटा? अरे फिर से ट्रांसवर्स भाई। अच्छा ये थीटा, ओके। अच्छा एक और बात बता, तुम लोग में से कितने लोग को ये समझ आता है तो ये थीटा
ये भी थीटा। अब आया ना थोड़ा सा। अच्छा ये थोड़ा टफ हो गया नहीं, रुक जा रुक जा। अच्छा इतना बता दो, ये थीटा मतलब ये भी थीटा, ये बता। ये नहीं बता तो डूब मरो। कैसे? अरे भाई यहां से सही बोलो, यहां से एक नाइन नॉर्मल ड्रॉ किया, इतना तो समझ में आता है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और जो कि रिफ्लेक्शन चल रहा है ये भी 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा है कि नहीं? तो इधर भी तो वही काम हो रहा होगा। अरे इधर भी तो वही काम हो रहा है, तो ये भी थीटा। अब मेरे को ये बता तुम लोग, एक ट्राइंगल में तीनों थीटा, क्या तुम लिख सकते हो 3 थीटा इक्वल टू 180? बताओ कितने लोग बोल पाओगे थीटा क्या है? 3 थीटा 180 मतलब थीटा। शाबाश। ये सवाल जेई में पूछा गया, बताइए। 3 थीटा 180 मतलब पांडे थीटा 45। पांडे फिजिक्स। 72 नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडे वो मेरे लिमिट के बाहर है थोड़ा सा, वो डिवीजन। 72 नंबर क्वेश्चन। तुम्हें सारा समझ में आना चाहिए। अच्छा जल्दी में गलती। जल्दी में ही गलती होता है, खैर। अरे सवाल पढ़ो 72 नंबर। इन यंग्स डबल वाईडीएससी, हर तीसरा सवाल वाईडीएससी है भाई। पढ़ो पढ़ो। अरे 72 नंबर क्या बोला पता नहीं, कुछ तो बोला होगा। स्लिट सेपरेशन 0.1 mm दिया है। स्लिट सेपरेशन मतलब d इक्वल टू 0.1 mm। समझ में आता है ना? ओके। और कुछ बोला है शायद। अरे हाँ, वन ऑब्जर्व्स ब्राइट फ्रिंज एट एन एंगल 1/40 यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1। कई लोग तो इसी पे लपक गए, 1/40 कैसे एंगल होता है? अरे भाई 1/40 इतना तुम्हें समझ आ रहा है? 1/40 जैसे भी एंगल होता है, वो एंगल बहुत बड़ा बहुत छोटा। अब अगर बहुत छोटा है तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1/40 लिखो ना। मतलब थर्ड केस तो एक बार में समझ आ जाता है। थर्ड केस होगा ये, है कि नहीं? और लैम्डा कितना दिया हुआ है सर? ये हम लोगों को पता है, λ1। हम लोग सिर्फ यही बता सकते, लैम्डा जो है वो λ1 है ना। फिर क्या बोला है? when the light of wavelength λ2 is used, bright fringe is seen at the same angle at the same setup, given that λ1 λ2 are in the visible range, their values are। अच्छा तुम्हें याद है ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं? कैसा? ये क्वेश्चन क्या बोला है? सेटअप समझे, सेटअप। सेटअप मतलब बोला है कि ये अपना स्क्रीन, ये अपना स्लिट सेपरेशन 0.1 mm, और मतलब sin थीटा tan थीटा थीटा बहुत छोटा मतलब ये बहुत छोटा, ठीक। और ये बहुत छोटा मतलब ये अपना आया फर्स्ट मिनिमम, उसके बाद फर्स्ट। अब मैं तो कहता हूँ और छोटा कर दे, और छोटा कर दे। इतना छोटा कर दे कि तू तुझे ही नहीं, नहीं मतलब इतना छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत छोटे छोटे फ्रिंजेस। तो तुम्हें पूछा क्या गया? तुम्हें पूछा गया कि ये जो लाइट, व्हाट लाइट क्वालिटी आर यू यूजिंग? λ1। अरे ब्लू लाइट सोचो ना, ब्लू लाइट यूज किया जिसका एक स्पेसिफिक होगा कोई वेवलेंथ, इसी सेटअप पे वही स्लिट रख के वही सेपरेशन रख के, तो तुम्हें बोला कि इस एंगल पे उसे कहीं पे एक मैक्सिमम मिला। क्या मिला? मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम मिला। तो बोला कि जब कलर चेंज करता λ2 बना लेता, ठीक है, λ2 बना लेता कोई दूसरा कलर, उसी जगह पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलता, उसी जगह पे। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि जब λ1 इस्तेमाल किया था उसी जगह पे कितना नंबर ब्राइट फ्रिंज था, और जब λ2 इस्तेमाल किया तो कितना नंबर ब्राइट फ्रिंज है, इस बात का कोई क्लैरिटी
पर ब्राइट फ्रिंज। तो इस बात से इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा सवाल कराया हुआ है तुम लोग को कि n इंटू लैम्डा 1 इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा 2। अरे इसका n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसका m नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हैं ना? हाँ तो ठीक है, तो एक काम करो, हाँ तो पहले एक काम कर, पाथ डिफरेंस निकाल ले, उसी से पता चलेगा ना। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी साइन थीटा, अरे डेल्टा एक्स निकालते हैं ना, डेल्टा एक्स निकालो तो डी साइन थीटा कितना हो जाएगा बताना मेरे को। डी कितना है रे? 1/10 है ना, अच्छा mm है, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन थीटा मतलब कितना 1/40। तो देख अगर गलत नहीं बोला तो ये 1/4 इंटू 10⁻⁻5 है, सही बोला क्या? अच्छा तो इसको 100 बनाएंगे तो 25 बन, तो 25 इंटू 10⁻³ मतलब सही बोला क्या? 2500 mm। देख लो तुम लोग 2500 mm आएगा क्या? कैलकुलेट कर पहले, पाथ डिफरेंस तुम लोग निकाल सकते हो, निकालो निकालो। ये पाथ डिफरेंस मिला, क्या मिला? ये पाथ डिफरेंस मिला है ना। अच्छा अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाया था इस टाइप का सवाल तब भी मैं तुम लोगों को कंपेयर करने ही बोला था। थोड़ा प्लीज सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखे, तुम्हें पता चल रहा है ये n लैम्डा 1 मतलब ये ब्राइट है, ये m लैम्डा 2 भी एक ब्राइट है कि नहीं? अब तुम सारे ऑप्शंस को देखो और बताओ कि कौन सा रेशियो आना चाहिए जिससे कि मेरा आंसर आ जाए। बता सकते हो तुम लोग? देखो तो जरा, मान ले क्वेश्चन नंबर ए लेता हूं, सेडी मान ले क्वेश्चन नंबर ए लेता हूं, तो 400 नैनोमीटर, उसको अगर लैम्डा 1 माना तो n, अच्छा n और m तो इंटीजर ही होगा ना, फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? नहीं, तो 400 इंटू में कुछ करेंगे तो 2500 आएगा? नहीं आएगा। देख सारा में ध्यान दे, n और m फ्रैक्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। देख 625 से कितना से इंटू करें, कितना से इंटू करें? 4 2500। और देख 500 कितना से इंटू करें? 5, मतलब इसका चौथा ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 का और उसका पांचवा ब्राइट फ्रिंज सेम पाथ डिफरेंस देता है। बोलो क्लियर? बी ऑप्शन समझ आ रहा है क्या सबको? दुबे स्टडी, बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 73। नंबर पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो 73 नंबर। बोला है, अब देखो वापस एक क्वेश्चन बोला है, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 and a focal length f1 is kept in contact with another plano concave lens of refractive index mu2 and focal length f2। मतलब एक प्लेनो कन्वेक्स बना, प्लेनो कन्वेक्स यही है ना, प्लेनो कन्वेक्स, अच्छा, और एक प्लेनो कनकेव बना, ऐसे बना, जोड़ दे दोनों को, एग्जैक्टली सेम फिट है, दोनों को जोड़ दे। फिर क्या बोला गया? इन द रेडियस ऑफ एपर्चर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, अच्छा दोनों का रेडियस r बोल दिया और एक रिलेशन दे दिया f1 = 2f2, mu1 mu2 का रिलेशन मांगा। अरे आसान है,
इसका रेडियस r, दोनों को पहले कंबाइन कर। आ जा देख, तो दोनों को कंबाइन करने पे ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा दिखेगा ना। हाँ, ये अपना एक पैनोकन्वेक्स, ये अपना एक पैनोकनकेव, दोनों को सेम फिट कर दिया ऐसे, है ना। इसको किसका म्यू1 किसका म्यू2, अच्छा इसका फोकल लेंथ f1 म्यू1 और इसका फोकल लेंथ f2 म्यू2 ऐसा बोल रहा है। तो मैं तुम्हें सिस्टम का इफेक्टिव म्यू1 म्यू2 रिलेशन निकालना है। मैं तो कहता हूं छोड़ो, तुम इसका फोकल लेंथ लिखो ना, सिस्टम का फोकल लेंथ लिखो। इसका फोकल लेंथ कैसे लिखो, आओ इस f1 का, अरे क्या लिखेगा, f1 by f1 इक्वल टू वही अपना म्यू माइनस 1, तुम्हें कुछ आता नहीं, यही होगा ना म्यू माइनस 1। रेडियस कितना होगा 1 by r, मैं तो कहता हूं 1 by माइनस इंफिनिटी, क्या बोलते हैं, अरे प्लेन है ना साइड ये वाला, इसका तो इंफिनिटी होता है, या फिर सीधा 1 by r लिखो सर, कम लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। और इसका इधर इधर इसका क्या लिखा जाएगा, इसका इसका क्या लिखा जाएगा 1 by f2। मैं ये सवाल पहले बता दे रहा हूँ, सवाल मैं करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा मैं, ये म्यू माइनस 1, मैं तो कहता हूँ इसका आएगा 1 by इंफिनिटी माइनस 1 by r, सही बोला क्या, ओके। अब सोच, अच्छा ये तो म्यू1 था ना, ये म्यू1 ये म्यू2, अब सोच इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, तो f1 और f2 का रिलेशन तुझे पता है, दोनों को इक्वेट कर देगा क्या, अरे क्या इक्वेट करेगा, f2 को लिख ले f1 by 2, इसे 2 by f1 लिख लो ना, 2 by f1 और कुछ, अरे f1 f2 का रिलेशन है क्वेश्चन में, 2 by f1 लिख लो, और उसके बाद इसको भी तो मैं कहता हूं 0 लिखो, मतलब -1 by r, -1 by r। अब सोच दोनों को इक्वेट करेंगे, अच्छा ये 2 को भी यहां पर उतार, या अब बोल, ये दोनों को इक्वेट लिख सकते हैं क्या, म्यू1 -1 by r इक्वल्स टू माइनस म्यू2 -1 by 2r, म्यू1 म्यू2 का रिलेशन आ जाएगा ना, निकाल सकते हो क्या, आप तो कुछ बाकी नहीं रहा, सब तो निकाल ही दिया, यही मांगा था तुम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, पढ़ लो सब कोई, 74 नंबर, थोड़ा सा आई के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आई पढ़ाया था ना, याद है, अरे मतलब जितना पढ़ाया था उतना तो याद होना चाहिए, मैं खुद ही कम पढ़ाया था बहुत, जितना पढ़ाया था उतना फिजिक्स में काम आता उतना तो याद होना ही चाहिए, वो क्या क्या पढ़ाया था सब, कॉर्निया पता नहीं और क्या क्या, मतलब खुद ही भूल गया। हाँ आइरिस वाइरिस होता है, और हाँ लेटस रेक्टम, अरे मतलब क्या होता है, रेटिना होता है, हाँ हाँ सिलियरी मसल्स, याद है ना, वो टालता है छोड़ता है, रश्मि, अच्छा हाँ वही बोल सकती है सर। पांडे सवाल पे ध्यान दे, 74 नंबर, अरे पांडे फिर तुम, आई कैन बी रिगार्डेड एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो बोला है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात किया है, अरे ये सिंगल रिफ्रैक्शन है, करना पड़ेगा मेरे को ये सवाल, बोल फॉर्मूला आता है सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, इसे इधर n1 माने इधर n2 मान लो, आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो यहाँ पे n1 और n2 बोला होगा, इधर n1 को 1 बोल दिया, n2 को 1.34 बोल दिया, तुम्हें बोला क्या, तुम्हें बोला कि इंफिनिटी से रेज आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तुम समझ गए कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, खैर जाने दो। तुम्हें पूछा गया कि v निकालना है, v, अरे फॉर्मूला याद है ना, n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r, हाँ वो लगा v निकल जाएगा। नेक्स्ट जस्ट इमेजिन करो 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन, दुबे एक बात बता, जब से क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है 60 नंबर से 75 में पहुंच गए, 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे क्या, क्वेश्चन टफ नहीं है,
लेकिन आपको पढ़ के रेडी रहना होगा। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट 4-5 को फॉर्मूला बक देते हैं, मतलब वो वाला प्रिपरेशन चाहिए आपको, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और अगर तुझे याद आएगा तो मैं तुम लोग क्लास में बोला करता था ना कि जेईई मेंस तुम लोगों से उतना नहीं पूछता है टफ में, वो पूछता है बस तुम्हें पता है क्या, वो उसी एरिया का एक बेसिक चीज पूछता है, लेकिन उतना आपको नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। 75 75 75 ये देख सरप्राइजिंग क्वेश्चन, कंसीडर एक वाईडीएसी, आदत चला गया, एक वाईडीएसी सोर्स, एक फोटो दिया तेरे को, यहाँ पे एक S1 दे दिया, यहाँ पे एक S2 दे दिया, सुने ध्यान से, बोला S1 के एकदम ठीक सामने ही पहला मिनिमा क्रिएट हो जाता है, फर्स्ट मिनिमा, वो कहां क्रिएट होता है, एकदम S1 के सामने, और बोला कि स्लिट का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल d मानो, तो ये डिफरेंस 2d होता है, क्या हुआ, ये 2d होता है ना। अच्छा, तो तुम्हें बोला क्या, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सच दैट द फर्स्ट मिनिमा ऑकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लिट 1। बोलो समझ आया क्या, तुम्हें पूछा क्या गया है, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, अरे लैम्डा और डी का रिलेशन मांग रहा है ये लोग, तू ध्यान से देख, थीटा बीटा कुछ नहीं है सवाल में, कुछ है ना, लैम्डा का वेवलेंथ है ना थीटा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डेटा है ही क्या इसमें, ध्यान से देख, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, पहले तो सर छोड़ दो, छोड़ देते ना सर, छोड़ देते, यही कर सकते। अरे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयरेस्ट एरिया से पूछा गया है, टाइप 1, जो मैं बोलता हूं ना नॉर्मल मेथड, S2P माइनस S1P, जो हमेशा छोड़ने बोलता हूं, ये उस प्रोसेस से जाएगा। तुम्हें फर्स्ट मिनिमम बोला है ना, तो फर्स्ट मिनिमम कितने पे आता है, लैम्डा बाई 2, अरे यही आता है ना, तो S2P माइनस S1P क्या होता है, पाथ डिफरेंस, और वही क्या है, लैम्डा बाई 2। हाँ इधर देख देख साक्षी देख कर, एक बात बता, तू यहाँ से S1P बोल सकती है, इसे P पॉइंट मान, S1P बोल सकती है 2D, क्या तू S2P तो बोल सकती है, यस और नो, अरे हाँ बोल सकती है, ध्यान से देखिए हाइपोटेन्यूज है, यहाँ से यहाँ तक 2D और यहाँ से यहाँ तक D, तू बहुत ध्यान से देख, तो S2P माइनस S1P बराबर लैम्डा बाई 2, S2P क्या है, रूट अंडर 4T स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2D इक्वल टू लैम्डा बाई 2, अरे यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5D स्क्वायर, माने D कॉमन ले लूं तो मैं तो कहता हूं रूट 5 माइनस 1 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 सॉरी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, बोल D क्या निकलेगा, D क्या निकलेगा रे, लैम्डा बाई 2 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 2, है क्या ऑप्शन, अरे होना चाहिए, यही है लैम्डा और डी का रिलेशन। देख अगर फर्स्ट टॉपिक से पूछा भी तो कितना इजी सवाल था, जस्ट आपको पाइथागोरस तो लगाना था, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, आप फर्स्ट वाला सोचेंगे ही क्यों, दैट्स द टॉपिक, मतलब आपको इसीलिए बोला गया था, इसीलिए मुझे देख, मुझे पता है नॉर्मली फर्स्ट वाले इलाके से क्वेश्चन आते नहीं, आते तो हद इजी आते हैं, इसीलिए मैंने उसे पढ़ा भी था और पढ़ा भी नहीं, मैंने उसका सेटअप तो ड्रॉ किया, बताया कि कैसे कैसे नहीं करना होता उसे, इसलिए मैं उसे नहीं करके निकला लेकिन बता के भी निकला, बस अगर उतना आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप कर देंगे। 76 नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, अच्छा अब देख 76 नंबर क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इंटेंसिटी से, अरे इंटेंसिटी पढ़ा था ना, अरे इंटेंसिटी याद है तुम लोग को, सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितना होता है, सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितना होता है 4i, और उसके बाद फेज डिफरेंस पता है ना,
डेल्टा पाई कितना फेज पे आता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है ना? फर्स्ट मिनिमम पे पाई, सेकंड मिनिमम पे 3 पाई, भूलिए। सेंट्रल मैक्सिमम पे 0, फर्स्ट मैक्सिमम पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई। सर पाई पाई जोड़ के हम लोग पढ़, और क्या पाई में मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? गुड गुड, वेरी गुड। खैर, सो अपना वही YDAC का सेटअप है। द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स, नोटंकी मारा है, सीधा बात है, YDAC का सेटअप है। बोला है कि 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, अरे बोला है पाथ डिफरेंस तो λ/8, ऐसा बोला ना। 1/8 ऑफ द वेवलेंथ मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस बोला है 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब क्या? λ/8। अरे ये सुनो, तो तुम्हें क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ओ मतलब वो कहीं एक पॉइंट होगा, मतलब YDAC का अपना सेटअप समझ लो, पाथ डिफरेंस समझ लो। अब अगर पाथ डिफरेंस है, सेंट्रल मैक्सिमम पे पाथ डिफरेंस कितना है? 0। ऊपर कहीं पे क्या तो पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ, तो जहां पे पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ वहां पे बोला है इंटेंसिटी इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है? तो तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमम पे जितना इंटेंसिटी होता है और उस जगह पे जितना इंटेंसिटी है, दोनों का रेशियो मांगा है। तो सबसे पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा कि जहां का ये पाथ डिफरेंस दिया है, अरे याद है ना तुम लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट क्लास वेव ऑप्टिक्स, पाथ डिफरेंस अगर मेरे को पता है तो मेरे को क्या पता है? फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अगर फेज डिफरेंस पता है तो मुझे क्या पता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अगर एम्पलीट्यूड पता है तो इंटेंसिटी पता है, बिकॉज इंटेंसिटी वही है जो हमें दिखाई या सुनाई देती है। साउंड वेव्स पढ़ो तो सुनाई देगी बीट्स, और लाइट वेव्स पढ़ो तो आपको लाइट इंटेंसिटी। अरे मैं अकेले ही पढ़ता हूँ, ठीक है? तो अपना इधर डेल्टा फाई कितना निकल आएगा इसका? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 8 कितना मिला? पाई बाई 4। ऐ देख डेल्टा फाई क्या मिला रे? अरे डेल्टा फाई को पाई बाई 4 मिला। तो उस जगह पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मैं बताया था तुम लोगों को, इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है? 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो लिखो ना यहाँ पे, इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? 4i सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। डेल्टा पाई कितना है अपना? पाई बाई 8, तो ये पाई बाई 8 आएगा। अरे आएगा ना? और सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम कितना होता है? अरे 4i। अरे यही होता है ना? अब तुम्हें पूछा गया कि रेशियो आई पॉइंट इज टू ICM, इसका रेशियो पूछा गया, तो क्या लिखोगे? 4i इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4i। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो डूब के मर जाओ, हाथ लगा के 2 डालो 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 आता है ना? 2 cos पर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 45 कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2, 0.707, 1.707, 1.707 डिवाइडेड बाई 2, 0.85। यही तो पूछा है आपसे। अब भी बता, सवाल टफ है, सवाल बेसिक पे है, बस आपको 110% बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। टफ अच्छे किंतु फाइन, रगड़ के नहीं प्रैक्टिस करेगा तो मैं तो क्या, कोई नहीं पढ़ा सकता। तो लोग खुद अपने आंखों से रगड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये भी देखो, एक एक प्रैक्टिकली बात पता है पांडे, इसको भी तू आरडी शर्मा ही समझ। आरडी शर्मा को आप लोग कैसे पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, आरडी शर्मा का रगड़ के एकदम सर का मार के तो यहाँ से यहाँ तक कर लेना, मतलब सोचते नहीं। इसको भी उसी लेवल पे जाके पढ़ो ना। सवाल टफ है क्या? एक भी सवाल टफ नहीं है ना? एक भी सवाल टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
70 77 नंबर, 77 नंबर देख देख, साक्षी समझ रही है? साक्षी दास, ये बहुत स्टेडी लड़की है, बहुत स्टेडी लड़की, सही साक्षी बहुत स्टेडी, कंटिन्यूअसली तब से ऑनलाइन है, कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कई लोग जा चुके, ठीक है वो, हाँ नहीं वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, ले पढ़ 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 अपने 77 नंबर। An object is at a distance of 20 meter from the convex lens of focal length 0.3 meter. The lens forms an image of the object. If the object moves away from the lens at a speed of 5 meter per second, the speed and the direction of the image will be. पढ़ाया था क्या? अरे पढ़ाया था क्या वेलोसिटी वाला कहानी? क्या बोला यहाँ पे देख, क्या बोला यहाँ पे? एक कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रख दिया, कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है? ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है? कितना? 20 मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका फोकल लेंथ कितना बोला है? इसका फोकल लेंथ 0.3 मीटर बोला, बोलो क्लियर? अच्छा, और फिर तुम्हें क्या पूछा गया? सुने बढ़िया से, तुम्हें क्या पूछा गया? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है। तुम्हें याद है वेलोसिटी वाला कहानी? अगर थोड़ा सा याद दिलाता हूं, देख मुझे कैसे याद है, मैं वैसे ही याद दिला रहा हूं। तुम्हें याद है वेलोसिटी वाला प्रूफ क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं बोला था 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/a। क्या मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट कर लो। अगर आपको हाइट वाला मैग्निफिकेशन चाहिए, क्या वो क्या लिखते हैं उसे, hi/ho इक्वल्स टू v/u, क्या उसे डिफरेंशिएट कर लो। अरे यही बोला था ना, अब उसे अलग से फॉर्मूला याद के रखना है तुम्हें, पता होना चाहिए 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/a। देख मेरे को बस इतना ही याद है कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसे डेरिवेटिव मारे क्या होगा, -1/v² इनटू अपना जो है dv/dt, बोल पढ़ने, और यहाँ पे क्या आएगा +1/u² इनटू du/dt। अरे यही था ना, इक्वल टू इसका क्या आएगा -1/f², जीरो है, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा 1/v²। अरे dv/dt क्या बोला था? dv/dt वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, या फिर gt जो भी बोला था, वेलोसिटी ऑफ द इमेज vi - vm बोला था ना, मैं तो प्रूव ही कर दिया तुम लोग का सामने। 1/u² इनटू यहाँ पे क्या लिखा जाएगा v ऑब्जेक्ट माइनस vm। अबे मैं तो याद कर तुम लोग, जब मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक, क्या कुछ नहीं पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट आगे पीछे मिरर ऊपर नीचे टेढ़ा, उतना कुछ पूछा ही नहीं, वो सारे लेवल पे गया ही नहीं, वो सारे लेवल एडवांस वाला लेवल है। यहाँ पे देख क्या पूछा है, कुछ नहीं, बल्कि ये लोग तो मिरर को भी कांस्टेंट रख दिया, मतलब vm कितना है? अरे vm तो जीरो है। अच्छा एक मिनट, तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना पे था 20 पे, है कि नहीं? तुम्हें वहां से ना इमेज निकाल लो, इमेज निकाल लो, इनिशियल इमेज चाहिए तुम्हें, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, यहां से इनिशियल इमेज निकाल ले, तो 1/v इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ कितना होता है 3/10 ना, 1/0.3 मतलब 10/3, सही बोला क्या? हाँ सही बोला। और इधर ये u क्या है -20, तो इधर जाएगा -1/20, देखना ध्यान से, गलत नहीं बोला, ये अपना जो इधर कितना 60, अगर 200 -3, सही तो है। तो v बराबर कितना मिलेगा 60/197, ये जो भी मिला अपना v 60/197। अब सोच यहाँ पे देख vm कितना है, जीरो, तुझे क्या यही निकालना है? तू ध्यान से देख, तेरे को v पता है, u पता है, vo पता है, अरे पता है कि नहीं पता है? पता है, तो डाल दो अपना vi बराबर क्या मिलेगा, 20 पर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 60 का होल स्क्वायर बाय 197 का होल स्क्वायर इनटू u कितना है रे 20 इनटू 1/400, गलत तो नहीं बोला? vo कितना है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, +5 की -5 उधर जा रहा है -5, है कि नहीं? तो बोल vi निकल जाएगा क्या, निकाल दे,
ये सॉल्व करके जो निकलेगा वही भी है। मैं सॉल्व नहीं किया। अरे 3/10 हो गए सर। अरे बॉस बॉस দেখেনি অন্য এটা 1/0.3 মানে 1/3/10 মানে রেসিপ্রোকাল 3 10/3 হবে না। দেখ ঠিক করে समझ आया क्या दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 78 78 78 नंबर क्वेश्चन देख। एक मिनट 78 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। एक बात याद रख ले, इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है ना उसे प्योरली तुम लोग रट लो। 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जेईई मेंस में और एक बार एडवांस में। हर बार कुछ अलग पूछते हैं, डेटा कुछ भी हो, आप ग्राफ रट ले प्लीज। ग्राफ आपको यही रटना है और इसी के साथ ऑप्शन है, सवाल खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट 79। अरे कुछ भी हो, ग्राफ यही रटो। ओके 79 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। 79 नंबर छोड़ दो। 79 मतलब अभी तक कितना क्वेश्चन छोड़ने बोला? 64 65 79 गलत नहीं बोला। 79 नंबर छोड़ दो। 80 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? करना पड़ेगा, सवाल पढ़ के डायरेक्ट बोल दे हो जाएगा कि नहीं। मैं नहीं करने वाला, सवाल पढ़ के डायरेक्ट बोल दे हो जाएगा कि नहीं। A monochromatic light incident of a certain angle, equilateral triangle बोल दिया है, minimum deviation बोल दिया है, refractive index of the material √3 बोल दिया है, angle of incidence I। प्रिज्म का ग्राफ बनाओ, ड्रॉ प्रिज्म का फोटो बनाओ, ड्रॉ कर दो। यस नेक्स्ट 81 81 81 भी छोड़ दो। 81 भी छोड़ दो। 82 82 याद है क्या तुम लोग को एक बार पढ़ाया था फील्ड ऑफ व्यू? तुझे अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 82 सब पढ़ ले। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ाया था। यहाँ पे एक ऐसा मिरर मिरर और यहाँ पे कुछ दूरी पे एक ऐसा एक इंसान यहाँ है, पांडे, मान लो पांडे पांडे यहाँ से चल के जा रहा है, ठीक है ऐसे करके, ठीक है मान लो पांडे यहाँ से चल के जा रहा है, इधर एक अपना मिरर है और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, सोर्स अपना बल्ब है जो भी है, बल्ब भी पकड़ ले। तो तुम्हें क्या बोला? अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर। ये l दूरी, तो इसका इमेज कहां बनेगा? लगभग लगभग यहाँ पे। क्या वो डिस्टेंस भी l ही होगा? अच्छा, अब जिसमें से तुम्हें बोला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है तो 12 बोला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? l। अरे यही होगा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 बोला हो तो गलत तो नहीं बोला। अच्छा, it is shown below the distance over which the man can see the image of the light source of the mirror is। मतलब कितना दूरी तक, मतलब कितना दूरी के बाद वो मैन उस लाइट का इमेज देख पाएगा। जाहिर सी बात है ऐसे ऐसा शैडो कुछ ऐसे ही बनेगा ना। तुम ध्यान से देखो तो यहां से लेके ये लेंथ, ये वही लेंथ है जहां पे उसे शैडो मिलेगा, उसके बाद लाइट मिलेगा ना ऊपर, वो चलता जाएगा। तो तुम्हें पूछा ये लेंथ है कितना? सिमिलर ट्रायंगल, एक मिनट तुम लोग 10 पास किए हो क्या? सिमिलर ट्रायंगल ऐसे देख रहे, ये और ये अरे सिमिलर है क्या? हाँ तो देखिए एक मिनट, ये लेंथ भी d/2 हो जाएगा शायद, d/2। तो देख क्या बोला है, tan थीटा लगा लेना इस ट्रायंगल में, tan थीटा लगा ले तो d/2 परपेंडिकुलर बाय बेस बाय l इक्वल्स टू ये कितना है पता नहीं, तो अपना पता नहीं बाय 3l। सही बोला क्या? अच्छा तो पता कर लो, l कट गया तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 3d/2। क्या अब ये तो 3d/2 ऊपर और क्या 3d/2 नीचे भी,
तो टोटल कितना आंसर टफ था क्या? टफ था क्या? लेकिन वेरिएशन देखो। नेक्स्ट, 83 नंबर नहीं करूंगा, 84 नंबर, 84 नंबर नहीं, 83 नंबर तो करूंगा ही नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कई बार करा चुका हूं, तुम लोग भी कर सकते हो। मैं तो क्या रहा हूं, 84 नंबर देखो, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट ऑफ जेईई मेंस, और 84 नंबर तो डायरेक्ट रिपीट है। किसके जैसे पता है? तुम लोग अभी कर क्या है, 83 नंबर किसका रिपीट है? 84 नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 84 नंबर जो है वो, अरे अभी तो किया था, अच्छा 73 का रिपीट है, राइट राइट, 84 नंबर 73 का रिपीट है। ओके, तो आज तुम लोग को मैं होमवर्क देना चाहूंगा। आज तुम लोग को होमवर्क देता हूं, कहां से कहां तक, सुने ध्यान से। 84 तक मैं डिस्कशन किया, मेरे तरफ से 16 क्वेश्चंस, तुम लोग 100 तक तुम लोग होमवर्क करोगे। सो अगर तुम लोग 100 तक होमवर्क किए तो 66 से 100 तक, 66 से 100 तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चंस मैं छोड़ा, इसको वापस तुम लोग को एक बार करना चाहिए। ओके, पहला बात। दूसरा बात, ये जो 66 से 66 बोल रहा हूं, सॉरी, 60 से 100 तक का जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को कल तक अप टू डेट चाहिए, 24 आवर्स में मेरे को अपडेट चाहिए। और जो भी डाउट हो उसके लिए तुम क्लास के लिए मत रुको, मेरे को सीधा कॉल या टेक्स्ट करो या व्हाट्सएप करो कि सर ऑन द स्पॉट ये डाउट है, अभी क्लियर कीजिए। मैं किधर भी रहूं, मैं सॉल्व कर दूंगा। 60 से 100 के बीच में मेरे को 24 आवर्स के अंडर में रिपोर्ट चाहिए कि हो गया। और समझ के, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी तुम लोग देखे हो ना, तुम इतना जान लो, जनवरी में जेईई मेंस में बैठोगे, ऐसा ही क्वेश्चन डेटा चेंज करके आए। तुम लोग कोई स्पेशल नहीं हो, जब सालों साल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग कोई स्पेशल नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैं वो बोल देता हूं। नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ही डिस्कशन चलेगा। मैं 2 क्लास लूंगा डिस्कशन के लिए, क्लियर? और एक क्लास एनसीईआरटी का डिस्कशन चलेगा, वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी डिस्कशन विल बी ड्यू टू बोर्ड लेवल, एंड दिस वन ड्यू टू एंट्रेंस। क्लियर?